हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। और आज हम 12th क्लास की फर्स्ट बुक को पढ़ने वाले हैं और फर्स्ट बुक का ये फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। दो ध्रुवीयता का अंत पढ़ेंगे हम। दो ध्रुवीयता का अंत क्या है तो इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे कि पहली चीज कि दो ध्रुवीयता क्या है, दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या है। बेटा तो आप जानते ही हैं कि हमारे विश्व में 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, तो हम यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप जानते ही होंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका हुआ था 1914 से लेकर के 1918 और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था बेटा तो 1939 से लेकर के 1945 तक। ठीक है बेटा, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत के बाद विश्व में क्या हो गया था, विश्व 2 ध्रुव में बट गया था। किसमें बट गया था? 2 ध्रुव में या 2 भागों में बट गया था। ठीक है, 2 भाग कौन कौन से थे? तो 2 भाग, पहला भाग था आपका अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्र और दूसरा भाग था आपका यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ और सोवियत संघ के मित्र राष्ट्र। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि दो ध्रुवीयता का अंत यानी कि दो प्रकार की अर्थव्यवस्था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखने को मिली थी। एक थी अमेरिका और दूसरी थी सोवियत संघ। अमेरिका की अर्थव्यवस्था कौन सी थी? तो पूंजीवादी। और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कौन सी थी? समाजवादी। ठीक है, तो पूंजीवादी और समाजवादी 2 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखने को मिली थी और इन्हीं 2 अर्थव्यवस्थाओं में कंपटीशन चल रहा था। क्योंकि हम ऐसा भी कह सकते हैं इसको कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में 2 महाशक्तियों का उदय हुआ था। कितनी महाशक्तियों का? 2 महाशक्तियों का उदय हुआ था। ये महाशक्तियां कौन कौन सी थी? तो एक अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ। अब एक साथ एक विश्व में 2 महाशक्तियां तो नहीं हो सकती है ना, तो इन्हीं दोनों महाशक्तियों के बीच में क्या चल रहा था? होड़। और इसी होड़ को या कह सकते हैं आप कंपटीशन, और इसी कंपटीशन को हम शीत युद्ध के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि कब से कब तक चला था? 1945 से 1991 तक। और जब तक विश्व में शीत युद्ध चला था तभी तक अमेरिका और यूएसएसआर में बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन चल रहा था कि किसकी अर्थव्यवस्था ज्यादा अच्छी है। और इसी कंपटीशन में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था गिर जाती है, जिसे हम सोवियत संघ की हार भी मानते हैं या समाजवाद की हार भी मानते हैं। और सोवियत संघ की हार के बाद ही दो ध्रुवीयता का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है और विश्व में एकमात्र महाशक्ति कौन बचती है? तो अमेरिका बचती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले क्या देखा कि दो ध्रुवीयता के अंत में हम क्या पढ़ने वाले कि दो ध्रुवीयता का पहली बात की दो ध्रुवीयता है क्या? तो दो ध्रुवीयता क्या है कि विश्व का 2 महाशक्तियों में बट जाना। वो कौन कौन सी थी? अमेरिका और सोवियत संघ। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था भाई? तो इन दोनों के बीच में होड़ चल रहा था अपने आप को अच्छा दिखाने का कि हमारी अर्थव्यवस्था ज्यादा अच्छी है। पूंजीवादी ये दिखाना चाहते थे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ज्यादा अच्छी है। समाजवादी ये दिखाना चाहते थे यानी कि सोवियत संघ ये दिखाना चाहते थे कि समाजवाद ज्यादा बेहतर है। और इसी कंपटीशन में जो सोवियत संघ है उसकी हार हो जाती है और इसी को हम दो ध्रुवीयता का अंत कहते हैं। तो अब हम चलते हैं कि हम पहले ये जानेंगे कि आखिर में इस दो ध्रुवीयता की शुरुआत कैसे होती है। तो इस दो ध्रुवीयता की शुरुआत जो है बेटा वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में 2 महाशक्तियों का उदय होता है, एक थी अमेरिका और दूसरी थी सोवियत संघ। अगर हमें किसी का अंत जानना है तो उसकी शुरुआत को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शुरुआत हम किसकी जानेंगे? तो भाई सोवियत संघ की शुरुआत कैसे हुई थी? तो सोवियत संघ की शुरुआत कैसे हुई थी बेटा? सोवियत संघ पहले क्या था? अकेला रूस था या रशिया कह सकते हैं आप। इसी रूस में पहले जार निकोलस द्वितीय का शासन था। जार निकोलस द्वितीय ये कैसे शासक थे? तो ये एक पूंजीवादी शासक थे। ठीक है, तो रूस में काफी लंबे समय से पूंजीवाद का शासन था और जार निकोलस द्वितीय को ना एक कुशासन कह सकते हैं, कुशासक जो अच्छा शासन नहीं करते या निरंकुश कह सकते हैं। तो इन्होंने अपने वहां पे रूस में निरंकुश शासन स्थापित कर रखा था और उनकी तानाशाही चल रही थी, जिसकी वजह से जो वहां की जनता थी वो चाहती थी कि उनका जार निकोलस से कैसे भी करके निजात मिल जाए। तो जिसके लिए उनके सामने उभर कर कौन आए? लेनिन उभर कर आए। ठीक है, तो जो ये व्यक्ति हैं लेनिन, ये किस विचारधारा से बिलोंग करते हैं? तो ये समाजवादी थे। ठीक है, कौन से थे ये? समाजवादी। तो ये चाहते थे कि सोवियत संघ में या रूस में पूंजीवाद को हटा के वहां पे क्या ला दिया जाए? समाजवाद ला दिया जाए। तो ये कैसे आएगा समाजवाद? तो इसके लिए इन्होंने क्या करा? वहां पे एक बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। अब ये बोल्शेविक का अर्थ क्या होता है? तो बोल्शेविक का बेटा अर्थ होता है बहुमत में होना। बहुमत में
ओनर, ठीक है। तो ऑब्वियसली कि जनता जार निकोलस के शासन से तंग आ चुकी थी, तो बहुमत किसके पास था? तो बहुमत लेनिन के पास था। तो जनता किसको समर्थन दे रही थी? लेनिन को दे रही थी। तो लेनिन ने क्या करा? उस समर्थन से अपनी एक पार्टी बनाई, जिसको हम किस नाम जानते हैं? बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। इसी पार्टी ने रूस में क्या करा? 1917 में रूसी क्रांति करी। कौन सी क्रांति करी? रूसी क्रांति कह सकते हैं आप, या फिर बोल्शेविक क्रांति करी। और इस क्रांति के द्वारा इन्होंने क्या करा? इस क्रांति के द्वारा इन्होंने जार निकोलस की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। और तख्ता पलट करके इन्होंने क्या करा? रूस में समाजवाद की स्थापना की। तो इस तरीके से रूस में क्या आ गया? समाजवाद आ गया। जब हम कहते हैं ना कि हमें जब किसी एक जगह पे सफलता मिल जाती है, तभी हम आगे की जगहों को भी देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जब लेनिन को रूस में सफलता मिल गई, तो उन्होंने उसके बाद अपने पड़ोसी देशों से भी कहा कि भाई अगर उनको अपने यहाँ की फांसीवादी या फिर किसी भी पूंजीवादी तानाशाही सरकार से आजादी चाहिए, तो लेनिन उनकी सहायता करेंगे। तो जिसमें लेनिन ने उनकी सहायता भी करी, और जिसके बाद वो सभी देशों ने क्या अपना लिया? समाजवाद को अपना लिया। और इस तरीके से विश्व में लगभग 15 देशों ने एक साथ समाजवाद को अपना लिया, और वो एक साथ मिलकर क्या बन गए? यूएसएसआर बन गए। तो यूएसएसआर का जो गठन है, या उसका श्रेय किसको दिया जाएगा? तो उसका श्रेय ऑब्वियसली लेनिन को दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर तुमसे कहेगा कोई कि सोवियत संघ के जनक कौन है? सोवियत संघ के जनक कौन है? तो लेनिन है, ठीक है। सोवियत संघ की स्थापना कब से कब तक हुई थी? तो 1917 से लेकर के 1922 के बीच के दौरान हुई थी, ठीक है। सोवियत संघ क्या है? तो सोवियत संघ 15 गणराज्यों का समूह है। कितने गणराज्यों का? 15 गणराज्यों का समूह है, ठीक है। तो अब हम इसके आगे का पढ़ने वाले हैं कि इसके आगे के क्या क्या घटनाक्रम हुए थे। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? हमने ये पढ़ा कि दो ध्रुवीयता क्या है, दो ध्रुवीयता में विश्व क्या किस तरीके से दो भागों में बट गया था। फिर हमने ये देखा कि किस तरीके से सोवियत संघ का निर्माण किया गया, कि वहां पे कैसी सरकार थी रूस में, मतलब इसकी शुरुआत जो है सोवियत संघ बनने की वो रूस से हुई थी। रूस में किसकी सरकार आई थी? तो जार निकोलस द्वितीय की सरकार आई थी, जो कि एक पूंजीवादी शासक थे, और उन्होंने अपनी जनता पर निरंकुश शासन स्थापित किया हुआ था, और जनता इस तानाशाही से परेशान आ चुकी थी। जिसके बाद जनता का नेतृत्व करने के लिए अगले व्यक्ति कौन आए? लेनिन आए। लेनिन एक समाजवादी नेता थे, और उन्होंने वहां पे क्रांति करने के लिए बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। अब इसमें एक वर्ड है बोल्शेविक, तो बोल्शेविक का अर्थ पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में। तो बोल्शेविक का अर्थ होता है बहुमत में होना। और फिर लेनिन के द्वारा ही रूस में क्या की गई? रूसी क्रांति करी गई, या फिर आप कह सकते हैं उसको कि बोल्शेविक क्रांति करी गई। और इस क्रांति के द्वारा वहां पे क्या किया गया? पूंजीवादी सरकार यानी कि जार निकोलस की सरकार का तख्ता पलट किया गया, और फिर वहां पे किसकी स्थापना की गई? समाजवाद की स्थापना की गई। और इस प्रकार अन्य पड़ोसी देशों ने भी वहां पे समाजवाद को अपना लिया धीरे धीरे करके। और 1917 से 1922 के दौरान वहां पे किसकी स्थापना हो गई? सोवियत संघ की स्थापना हो गई, यानी कि 15 गणराज्यों ने या 15 देशों ने मिलकर सोवियत संघ की स्थापना की, ठीक है। जिसका केंद्र जो माना जाता है वो कौन माना जाता है? तो वो रूस माना जाता है, ठीक है। और तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो सोवियत अर्थव्यवस्था थी वो काफी तेजी से विकसित हो रही थी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो है कि सोवियत संघ की विशेषताएं क्या है, ठीक है। सोवियत संघ की विशेषताएं, भाई ऐसी क्या खूबी है कि जिसकी वजह से इतने सारे देश इसके साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक और चीज जानना जरूरी था हमें, क्या कि जब समाजवाद की वहां स्थापना हुई तो उसके उद्देश्य क्या थे? तो बेटा उसके दो ही उद्देश्य थे। कितने उद्देश्य थे? दो। पहला लेनिन का ये उद्देश्य था कि सोवियत संघ में वो क्या करेंगे? समानता पर आधारित अर्थव्यवस्था की स्थापना करेंगे। समानता पर आधारित अर्थव्यवस्था की स्थापना करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या था कि निजी संपत्ति के स्थान पर सार्वजनिक संपत्ति की स्थापना करेंगे, ठीक है। तो ये दो उद्देश्य थे। अब इन दो उद्देश्यों की वजह से ही उन्होंने आगे की चीजें भी अपनी रणनीति अपनाई, तो जिसको हम सोवियत संघ की विशेषताओं में भी देख सकते हैं। पहली विशेषता क्या थी कि वहां पे एक दलीय शासन प्रणाली थी। एक दलीय शासन प्रणाली। अब एक चीज देखिए बेटा कि एक पार्टी होने से, मतलब एक ही दल का शासन था वहां पे, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। अब एक ही पार्टी होने से सत्ता एक ही हाथ में केंद्रित होती है, तो देश का विकास काफी तेजी से हो पाता है, क्योंकि वहां पे कोई रोक टोक नहीं होती है और अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है।
दूसरी उनकी विशेषताएं क्या थी कि एक दलीय शासन था और इसके अलावा मजबूत अर्थव्यवस्था थी। मजबूत अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है कि पिन से लेकर कार तक की चीजें देश में ही उत्पादित की जाती थी। ठीक है, तो सारी चीजें जब देश के अंदर ही बनाई जाएंगी तो सीधी सी बात है कि वहां पे क्या हो जाएगा, रोजगार की गारंटी होगी, है ना। तो वहां पे रोजगार की गारंटी थी, बेरोजगारी ना के बराबर थी बिल्कुल ही। इसके अलावा वहां पे क्या थी, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था थी। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कि भाई वहां पे पंचवर्षीय योजनाओं जैसी चीजें हमें देखने को मिली है। आप देखते हैं कि भारत ने भी जो पंचवर्षीय योजना अपनाई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो पंचवर्षीय योजना अपनाई थी वो हमने रूस से ही अडॉप्ट की है। तो वहां की अर्थव्यवस्था भी कैसी थी, योजनाबद्ध थी। नियोजित अर्थव्यवस्था थी, नियोजित अर्थव्यवस्था थी। नियोजित का अर्थ क्या होता है कि प्लान बना के काम किया जाए कि क्यों, कैसे और क्या उत्पादन करना है, ये कौन डिसाइड करेगा, तो सरकार डिसाइड करेगी। तो इसका एक लाभ ये होता है कि देश के अंदर जिस चीज का स्टॉक है वो चीजें नहीं बनाई जाएंगी। ठीक है, तो इससे अर्थव्यवस्था अच्छी चलती है। इसके अलावा नियोजित अर्थव्यवस्था के अलावा वहां पे और क्या था, न्यूनतम जीवन स्तर था। न्यूनतम जीवन स्तर कि बच्चा जब से पैदा हुआ और उसके मरने तक की हर एक चीज की जो सुविधा है वो कौन करवा के देगी, वहां की सरकार करवा के देगी। ठीक है, इसके अलावा हम और क्या चीजें देख सकते हैं, तो इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि वहां के यातायात के अच्छे साधन थे। यातायात अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली सड़क प्रणाली भी अच्छी होगी। सड़क प्रणाली अच्छी होगी तो वहां का संचार भी अच्छा होगा, तो संचार माध्यम भी उन्नत था। इसके अलावा और क्या था वहां पे, जब ये सारी चीजें सही चलेंगी तो उनकी व्यापारिक नीतियां भी अच्छी होंगी कि आपसी देशों, जितने भी 15 देश हैं उनके बीच में व्यापारिक संबंध भी अच्छे से चलेगा। ठीक है, तो ये सारी क्या है, सोवियत संघ की विशेषताएं हैं। ठीक है बेटा, तो इसके कम से कम आप 6 पॉइंट्स डेफिनेटली याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में ना या तो आपसे सोवियत संघ की विशेषताएं पूछता है, या फिर आपसे सोवियत संघ की खामियां पूछता है, कमियां पूछता है, या फिर आपसे ये पूछता है कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा, सोवियत संघ की विशेषताएं। अब नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, सोवियत संघ की खामियां, कि भाई इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था होते हुए भी ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि जिसकी वजह से ये अर्थव्यवस्था इतनी जल्दी गिर गई। ठीक है, या ये अर्थव्यवस्था चल नहीं पाई। तो भाई सीधी सी बात है कि जब हम नया नया कोई देश बनाते हैं या नई नई चीजें बनाते हैं, कानून बनाते हैं, तो स्टार्टिंग में तो उसको हम अच्छे से फॉलो करते हैं। जैसे हम लोग भी जब एग्जाम्स के दौरान टाइम टेबल बनाते तो ये स्टार्टिंग के 2-4 दिन तो अच्छे से करते हैं, लेकिन उसके बाद हम सही से काम नहीं करते उसके ऊपर। सेम हालत इनकी भी थी कि इन्होंने स्टार्टिंग में तो सारी चीजें सही करी, लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। तो सोवियत संघ की खामियां क्या है, खामियां क्या है, तो पहली खामी तो आप यही देख सकते हैं कि एक दलीय शासन प्रणाली है ना। एक दलीय शासन प्रणाली के फायदे हैं तो नुकसान भी है। एक दलीय शासन प्रणाली, भाई एक दलीय शासन प्रणाली में क्या था कि सोवियत संघ में एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, तो जिन्होंने वहां पे क्या स्थापित कर दिया था, तानाशाही। सरकार भ्रष्ट हो चुकी थी, है ना, भ्रष्टाचार फैल चुका था शासन में, तो जिसकी वजह से भी जनता जो है वो परेशान हो चुकी थी सोवियत संघ से। ठीक है, दूसरी चीज और क्या थी, एक दलीय शासन के अलावा गिरती हुई अर्थव्यवस्था। गिरती हुई अर्थव्यवस्था कि भाई धीरे धीरे करके अर्थव्यवस्था गिर रही है, उसके विकास पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तीसरा कारण था हथियारों की होड़, कि उस दौरान बहुत बड़े स्तर पर जो सोवियत संघ था वो क्या कर रहे थे, हथियारों की होड़ कर रहे थे, और हथियारों की होड़ पर ध्यान देने की वजह से उन्होंने उनकी जो उत्पादन है, उत्पादन में भी कमी आ गई थी, है ना, अर्थव्यवस्था धीरे धीरे करके गिर रही थी, है ना, बेरोजगारी बढ़ रही थी। तो ये सारी समस्याएं देखते हुए भी कोई भी उसको सुधार के काम नहीं कर रहा था। ठीक है, और क्या हो रहा था, वहां पे नौकरशाही का शिकंजा हो गया था, कि जो नौकरशाही है वो भी सही से काम नहीं कर रही थी। ठीक है, जब सरकारी सही से काम नहीं करेगी तो बाकी सरकारी अधिकारी क्या ही काम करेंगे। इसके अलावा और क्या हो गया था कि भाई सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसकी वजह से फाइनली सोवियत संघ से लोग नाराज हो गए थे, सोवियत संघ के जो बाकी राष्ट्र थे वो नाराज हो गए थे, वो था कि 1979 में
सोवियत संघ ने क्या करा था, अफगान नीति अपनाई थी, यानी कि अफगानिस्तान को कब्जा करने के लिए नीति अपनाई थी, और जिसकी वजह से फिर बाकी के जो राष्ट्र हैं वो रुष्ट हो गए थे कि भाई ये हमारा विकास तो कर नहीं पा रहे हैं और एक नए क्षेत्र को घेरने के लिए लगे हुए हैं। इसके अलावा और एक मुद्दा था क्या भाई कि तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि वहां पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, यानी कि जनता को सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं था, यानी कि उनको स्पीच का अधिकार नहीं था, राइट एंड स्पीच का। आप देख सकते हैं ना, जैसे इंडिया में आर्टिकल 19 के तहत आपको दिया गया ना कि भाषण देने का और बोलने का अधिकार है, आप अपनी विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन वहां पे जनता को अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं था। जनता सरकार के खिलाफ में नहीं बोल सकती थी, तो वो अपना विरोध प्रदर्शन कैसे करती थी, कॉमिक्स के थ्रू, ऐसे रोडों पे जो दीवारें होती हैं उन पे कॉमिक्स बना के सरकार का विरोध करती थी। डायरेक्टली जनता सरकार का विरोध भी नहीं कर सकती थी। इसके अलावा जो सरकार में जो पावर में लोग हैं वो और जो नॉर्मल लोग हैं, आम जनता के बीच में जीवन स्तर में भी काफी अंतर देखने को मिलता था। तो ये सारी चीजें जो हैं वो सोवियत संघ की खामियां थी, जिसको दूर करना काफी जरूरी था। लेकिन उनकी खामियों की तरफ जिन्होंने ध्यान दिया, तो जिसकी वजह से उल्टा उनके ध्यान की वजह से, क्योंकि आप किसी एक चिड़िया का एग्जाम्पल ले लें कि अगर आप एक लंबे समय तक भी एक चिड़िया को बंद करके रखेंगे और जब एक दिन उसको खोलेंगे तो वो उड़ जाएगी, वो वापस नहीं आएगी। जब तक आप उसको हैबिट नहीं डालेंगे रोज रोज बाहर निकलने का और पिंजरे में आने का, तब तक वो नहीं रहेगी। सेम थिंग यहाँ पे भी हुआ था कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था इतनी बंद अर्थव्यवस्था थी कि उन्होंने हर चीज को इतनी ज्यादा कंट्रोल में किया हुआ था कि जब मिखाइल गोर्बाचेव ने वहां पे सुधारवादी नीतियां अपनाई भी, तो जनता पे उसका जो असर है वो काफी उल्टा पड़ गया, और जिसकी वजह से सोवियत अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी, या कह दीजिए आप कि खत्म हो गई थी। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आया कि आपको सोवियत संघ की विशेषताएं बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, सोवियत संघ की खामियां बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब एक चीज देखिए कि खामियों के बाद अब यहाँ पे सुधारों की नीतियां और ये सब चीजें किसने अपनाई थी, तो भाई इसके बाद है तो अगर एक चीज पूछा जाता है आपसे कि शीत युद्ध का प्रतीक किसे माना जाता है, शीत युद्ध का प्रतीक किसे माना जाता है, तो शीत युद्ध का प्रतीक माना जाता है क्या कहते हैं, बर्लिन की दीवार का खड़ा होना। बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी भाई कब, 1961 में, और इसी बर्लिन की दीवार को गिरना है ना, शीत युद्ध के अंत का प्रतीक किसे माना जाता है, शीत युद्ध के अंत का प्रतीक किसे माना जाता है, अंत का प्रतीक, तो 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिरा दी जाती है पूर्वी बर्लिन की जनता के द्वारा, जिसके बाद इसे हम क्या कहते हैं, शीत युद्ध का अंत हो चुका है, क्योंकि पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन दोनों ने एकीकरण कर लिया था, यानी कि जर्मनी, क्योंकि बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी है, और जर्मनी जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 भागों में बट गई थी, तो ये 2 भागों में बट गई थी और यहाँ पे बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी गई थी, जिसे हम शीत युद्ध का प्रतीक भी मानते हैं, और यही इसी दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत का प्रतीक भी माना जाता है। अगर आपसे ये पूछेगा कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में सुधारवादी नीतियां किसने अपनाई थी, तो सुधारवादी नीतियों का जो श्रेय है वो किसको जाता है, तो वो जाता है मिखाइल गोर्बाचेव को, मिखाइल गोर्बाचेव। तो हम इंट्रो देख लेते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे, तो ये सोवियत संघ के नेता थे या सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, जो कि 1985 में सोवियत संघ के क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे, और इन्होंने सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को काफी करीब से देखा था, तो ये वहां पे सुधारवादी नीतियां अपनाना चाहते थे, सुधारवादी नीतियां, और इन्होंने सुधारवादी नीतियां अपनाई भी, जैसे पहली पेट्रोनोइस्का का अर्थ होता है बेटा पुनः रचना, यानी कि ये चाहते थे कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की दोबारा से रचना की जाए, सारी चीजों में वापस से सुधार किया जाए, एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की जाए, जनता को अधिकार दिए जाए, जैसे जिस तरीके की एक लोकतांत्रिक सरकार होता है प्रॉपर उस तरीके से लाया जाए, यानी कि उसकी पुनः रचना करना चाहते थे। दूसरा ये क्या चाहते थे, ग्लासनोस्ट में क्या था भाई, तो ग्लासनोस्ट में ये था कि पुनर्रचना के साथ साथ खुलेपन की नीति, क्योंकि उन्होंने
उन्होंने क्या कर लिया था सोवियत संघ के नेताओं ने कि उन्होंने अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बंद कर लिया था। और ये अर्थव्यवस्था बंद होने की वजह से ही तो विकसित नहीं हो पा रही थी ना, कि हम एक वैश्वीकरण वाले विश्व में रह रहे हैं जहाँ पे पूरा विश्व एक साथ मिलकर विकास कर रहा है। उस दौरान आप अपने आप को अलग काट छाट के चल रहे हैं और अपना विकास सोच रहे कि आप खुद ही कर लेंगे, तो सीधी सी बात है कि आपका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो इन्होंने क्या करा था, इसी चीज में सुधार करा था और क्या अपनाई थी, खुलेपन की नीति अपनाई थी। ठीक है, और इस खुलेपन की नीति की वजह से ये फायदा हो जाता कि भाई जो पश्चिमी राष्ट्र हैं वो भी सोवियत संघ में आके क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। उनके इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, यहाँ पे विदेशी पूंजी का लाभ होगा और उसके बाद सोवियत संघ के पास भी विदेशी पूंजी आ जाएगी और जिससे वो भी विश्व व्यापार में भाग ले पाएंगे। ठीक है, और क्या करा था मिखाइल गोर्बाचेव ने, तो जिस भी जगहों पे जहां पे भी सोवियत संघ की सेनाएं थी पूर्वी यूरोप से सभी जगहों से अपनी सेना वापस बुला ली, पूर्वी यूरोप से सेनाओं को वापस बुलाया। ठीक है, सेनाओं को वापस बुलाया। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण करवाया, जर्मनी का एकीकरण, वही मतलब बर्लिन की दीवार का जो गिरना था, तो जर्मनी का एकीकरण करवाया। अफगानिस्तान में जो अफगान नीति मैंने आपको बताई थी ना, तो अफगानिस्तान से भी अपनी सेना वापस बुला ली, अफगानिस्तान से सेना को वापस बुलाया। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपनाई गई थी सोवियत संघ में। ठीक है बेटा, तो इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि दो ध्रुवीयता क्या है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा कि दो ध्रुवीयता की शुरुआत कैसे हुई। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि सोवियत संघ की विशेषताएं क्या हैं, सोवियत संघ की खामियां क्या हैं, और उसकी खामियों को सही करने की जो नीति अपनाई थी वो किसने अपनाई थी, तो वो मिखाइल गोर्बाचेव ने अपनाई थी। तो अभी इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है।